बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक इसाक सत्ती। ये अगर हम देखें जो सूरत हाल इस वक्त आलमी सतह पर है, उसके पेश नज़र पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं है और ज़ाहिर है कि उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, ये अलग बात है कि उसे मुंह की खानी पड़ी। और नरेंद्र मोदी के जो भी ख्वाहिशात थी, वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो उसके मज़दाक उनके साथ ये हशर हो गया। अब ये है कि सर झुकाए बैठे हैं, सामने कहीं पर खिताब करने जाते हैं तो मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती और बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं और झूठ बोलने की कोशिश करते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। हुजूर वाला, अगर आपने सबक सिखाया था तो ऐसा क्यों कर हुआ कि रात को आपने स्ट्राइक्स करने की कोशिश की और सुबह पाकिस्तान के जवाब के बाद आपने जंगबंदी की तरफ जाना मुनासिब समझा? इतना बफर टाइम कौन किसी को देता है? लेकिन जाहिर है ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। गोदी मीडिया तो नहीं पूछ सका था, लेकिन अब अंदर से आवाजें उठ रही हैं। राहुल गांधी की जानिब से हमने देखा कि काफी सारे सवालात उठाए गए हैं। पूछा गया है कि ये जयशंकर साहब ने कैसे पहले से बता दिया था भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि कि जी हम अटैक करने वाले हैं और ये उन्होंने क्राइम किया है। जो ट्वीट है वो जरा ये है कि जयशंकर साइलेंस इजंट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमनिंग। So I'll ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew? This wasn't a lapse, it was a crime and the nation deserves the truth. और एक और चीज ये है कि मैं राहुल गांधी साहब के सामने भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूं कि जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के बरक्स भी अगर भारतीय तैयारे यहां पर आते, भले राफेल होते या MiG-29 होते, उनका हशर वही होता जो राफेल का हुआ, क्योंकि हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें पता है कि भारत का मूड क्या है, भारत का माइंडसेट क्या है, तो हमारे तैयारे हमेशा जवाब देने को तैयार होते हैं। अब उसके अंदर सिचुएशन क्या है कि आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, तो सारा प्लान उनका जो 4 लोगों का था वो चौपट हो चुका है। तो अब वो दूसरे तरीके इख्तियार करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि वो भी अपना शशि थरूर और बाकी लोगों की सरबराही में एक वफ्द भेज रहे हैं कि जी जाके, चूंकि उनकी दाल नहीं गली थी, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर जाकर साजिशें कर सकें, लॉबिंग कर सकें। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से काउंटर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसकी सरबराही करेंगे। बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो अब यह है कि जो एक तो मसला यह है कि मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। दूसरा, जंग तो हमने टाल दी और जाहिर है कि अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी दुश्मन पर शो कर दी, अपनी एयर सुपीरियरिटी भी दुश्मन को दिखा दी, लेकिन चैलेंजेस बाकी हैं। पानी का एक बड़ा चैलेंज है और पानी रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है राइट नाउ। लेकिन जो चैलेंजेस वो ये हैं कि भारत दरिया चनाब से जो नहर के जरिए 20% पानी उसके पास जाता था, अब उस नहर को एक्सपेंड करने का सोच रहा है। वुलर बैराज का नाम हम दोबारा से सुन रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो कंसर्निंग है। तो पानी जिंदगी है पाकिस्तान के लिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि भारत हमें खुश करना चाहे, तो इस हवाले से भी हमें इस चीज की जरूरत है। तो ये जो कमेटी है, ये इसमें बिलावल भुट्टो हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हिना रब्बानी खर हैं, जलील अब्बास जीलानी हैं, सेनेटर शहरी रहमान है, फैसल सफदारी और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। और ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमारे भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए थे, तो जाहिर है इस पर हुकूमत कंसिडर कर सकती है। अब एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला ये है कि ये जो दहशतगर्दी का मामला है, इस हवाले से आप देखें कि भारत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और फिर ये क्लैरिटी आ गई है कि इजरायली जो माइंड्स वहां पर भारत में बैठे थे, और इसराइल और भारत गठजोड़ है वो ड्रोन्स की सूरत में और उनके माइंडसेट की सूरत में सामने आ चुका है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको DGISPR ने भी बयान किया है, एक डिफरेंस बयान किया है कि हम में और दूसरे मुल्कों में फर्क क्या है और भारत अपने आप को इसराइल ना समझे। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा जी, चलें हम आपको सुनवा देते हैं इन अ फ्यू सेकंड्स। तो बेसिकली मकसद ये था कि जो इजरायली जो एक माइंडसेट है, वो जेनोसाइडल माइंडसेट है। जिस तरह से उन्होंने गजा का बेड़ा गर्क किया, जिस तरीके से वहां पर मासूम लोगों को कत्ल किया, शहीद किया, मलियामेट कर दिया, करोड़ों डॉलर्स का वहां पर नुकसान कर दिया, तो उसके कंपैरिजन में क्या कहा DGISPR ने, वो जरा सुनिए। Pakistan in this region is I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has got absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, we will, the retribution will be swift
and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never go down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. चलें जी, ये आप सुन चुके हैं, बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। तो मेहमान जो है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। अच्छा, डॉक्टर जमील खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। ये फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं और तज्जियाकार भी हैं, आलमी उमूर पर भी बात करते हैं, और साथ ही साथ जो हैं वो अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आप ये देखें कि भारत के जो जंग मुसल्लत की गई थी, तो जितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने भारतीय चैनल्स पर जाकर उनका जिस तरीके से मुंह बंद किया था, और ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी पर भी नज़र रखते हैं, इंटरनेशनल उमूर पर भी काफ़ी गहरी इनकी नज़र है। थैंक यू फॉर योर टाइम अहमद एज वेल। अच्छा जी बिलाल साहब, अब जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि आज हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से भारत की एम्बेरसमेंट हुई है और अंदर से सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सवाल उठा लिया कि भाई ये बताएं कितने जहाज गिरे। तो मैंने तो यहां पर कहा कि भाई ये तो अगर तैयारी, अगर वो ना भी बताते तब भी हमारी तैयारी पूरी थी, इसमें किसी शक में नहीं रहना चाहिए था उनको, वो किसी भी सूरत में आते जहाज गिरने थे। ऐसा ही था जी। बिस्मिल्लाह, इशफाक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे ख्याल से इशफाक साहब, आई नो एट द रिस्क ऑफ रेपिटेशन, बात यह है कि आई थिंक पिछले 3 हफ्तों पे पूरी कौम ने और हमारी लीडरशिप ने, आई थिंक द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारी अफवाज के सरबराहान, आर्मी चीफ, हमारी अफवाज, हमारी कौम, हमारा मीडिया, आई थिंक जिस तरीके से वी ऑल कंडक्टेड आवरसेल्व्स ओवर द पास्ट 3 वीक्स, वी हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ। आई थिंक डिप्लोमेटिक सतह पर, इंफॉर्मेशन सतह पर, मिलिट्री रेडीनेस के ऊपर, और डे 1 से जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और पहली हमारी एनएससी 22 अप्रैल को हुई, उस दिन की प्रेस रिलीज से लेके हमने एक कंसिस्टेंट स्टांस रखा, एक जिम्मेदाराना स्टांस रखा, और हमने फिर जो कहा वो पूरा किया। और किसी भी वक्त पर भी हमने चेस्ट बीटिंग नहीं की, हमने किसी भी वक्त पर जिंगोइस्टिक हमने माहौल नहीं बनाया। हमारी मीडिया ने भी अच्छा किरदार अदा किया, और किसी भी वक्त पर खौफ भी नहीं हुआ हमारे मुल्क में, और एक तहम्मुल और बड़ी मैच्योरिटी और कंपोजर के साथ हमारी लीडरशिप ने भी डील किया, हमारी कौम ने भी डील किया। तो इस पर आई थिंक हम जितनी दाद दे कम है। जो आपका सवाल है, देखिए कोई शक नहीं है कि इसमें हमारी एक रेडीनेस थी। हमने डे 1 से ये कहा कि देखिए अगर आप एक बेसलेस एलिगेशन के ऊपर अगर आप उसको जवाज बनाकर हमारे ऊपर एक इलीगल एग्रेशन का या कोई हमला करेंगे, तो उसका एक हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस हम एक्सरसाइज करेंगे, और हम उसके लिए रेडी हैं। मुझे लगता है कि शायद भारत और शायद दुनिया के और भी कोनों में शायद एक डिल्यूजन थी कि शायद हमारी मिलिट्री रेडीनेस उस तरह की नहीं है, या कोई पलड़ा कोई इतना ज़्यादा इंडिया के फेवर में हो गया है कि वाकई में वी एक्चुअली मे नॉट बी एबल टू वॉक द टॉक। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने, हमारी लीडरशिप ने प्रूव किया है कि जिस रेडीनेस का हमने जिक्र किया था, हमारे पास उस तरह की सेल्फ डिफेंस की रिजॉल्व भी है, हमारे पास उस तरह की सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी भी है। तो बस जी देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो उन्होंने अटैक किया और रफाल और हमने 6 जेट्स उनके गिराए, और द सेकंड जब उन्होंने नूर खान और शोरकोट एयर बेसिस पे किया, और उसके बाद जो हमारा अटैक था, ना सिर्फ ये मिलिट्री ऑपरेशंस और सेल्फ डिफेंस की एक्ट्स जो हैं हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल सक्सेसफुली अदा की, बल्कि साथ ही साथ हमने थ्रू आउट दीज टाइम्स इन मिलिट्री कामयाबियों के दौरान भी हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। हमने इन मिलिट्री कामयाबियों के दौरान भी इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ की पासदारी की। हमने इस रिस्ट्रेंट के, हमने इन मिलिट्री रिस्पॉन्सेज के दौरान भी, पहले दिन जब 6 जहाज गिराए तो हम मजीद गिरा सकते थे। हमने दूसरे मिलिट्री रिस्पॉन्स में नूर खान और शोरकोट एयर बेसिस पे हमले के बाद हमने जो रिस्पॉन्स दिया, अगेन हमने स्पेसिफिकली सक्सेसफुली वो एरियाज टारगेट किए जहां पे उनकी एयर बेसिस थी जो हमारे ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही थी, मिसाइल डिपो थे, रडार सिस्टम थे। वी ओनली टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। हमने किसी भी नहत्ते शहरी के ऊपर हमला नहीं किया। उनके जिस तरह हमने काफी दूसरे फ्रांस का हमने ख्याल भी किया, पूछें कैसे? हमने सिर्फ राफेल नहीं गिराया, हमने Su-30 भी गिराया, हमने MiG-29 भी गिराया। बस देखिए हमने इस तरीके से, ताकि वो एम्बेरेस्ड खाली वो फील ना करें। जी देखिए, बस ये जी मेरे ख्याल से जी हम बहुत फख्र है जी हमें अपनी अफवाज पर, और आई थिंक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आई थिंक जी हम सबको अब मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से लोगों को ये रियलाइजेशन भी, चंद लोग हमारे मुल्क में जो ये
उनको भी शायद उम्मीद अब रियलाइजेशन हुई है कि हमें जी अपनी अफवाज के पीछे यकजा होकर खड़ा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस दफा कौम खड़ी हुई है तो सबको दाद देनी चाहिए। तो डेफिनेटली जी वो रेडीनेस थी, एंड आगे के लिए भी आई वन ओनली होप्स कि इंडिया नाउ रियलाइजेस कि अब वो वाला काम या बात नहीं चलेगी। ओनली इफ दे वर और ये मिलिट्री रेडीनेस पे अगर कोई शक था तो वो दूर हो गया जी। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, ये जरा फरमाइए कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि सीज फायर की है, जाहिर है कि सीज फायर में और मुकम्मल जंग बंदी हो जाने में, ये जंग खत्म होने में ये फर्क क्या होता है सर? और क्या आप समझते हैं, जिस तरीके से जाहिर है कि ये जब सिचुएशन रही तो आप भी बड़े एक्टिव रहे, आपके तज्जिए हम देखते रहे सिचुएशंस के हिसाब से, तो क्या अब भी खतरा मौजूद है जंग का? जी बिल्कुल, खतरा तो मंड रहा है, क्योंकि आप अगर बयानात देखें इंडिया की तरफ से, और हमने भी बिल्कुल वाज़ेह करके बता दिया है, पूरी दुनिया को बताया है कि अब बल्कि आज अभी जो आपने अपने इंट्रो में ही बात की है कि हमारा इस वक्त अगर दोबारा एडवेंचर किया गया या हम पर कोई स्ट्राइक की गई, इंडिया जिस तरह बार बार कह रहा है, तो ऐसी सूरत में इट वुड बी स्विफ्ट एंड ब्रूटल। और इससे पहले हमने कह चुके हैं कि हम हमारे DGISPR और ये अल्फाज जो मिलिट्री डिप्लोमेसी में होने चाहिए बड़े वाज़ेह तरीके से वो भी कर चुके हैं वो। और वो क्या थे बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो DGISPR ने बता दिया, और ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया, इसलिए कि मिलिट्री डिप्लोमेसी ये है शाख ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की, और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, और ISPR उसका हिस्सा है। तो उस पर क्या कहा उन्होंने कहा कि हम अगर इस दफा इंडिया ने हम पर कोई स्ट्राइक किया, हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन स्ट्राइक किया तो फिर या पानी हमारा बंद किया तो फिर दुनिया देखेगी कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल याद किया जाएगा। ये बड़ी एक ऐसी बयान दे दिया है कि विच इज अ रेड लाइन फॉर इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड वुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। और जो बात की है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये बात की है, क्योंकि पानी आपने खुद अभी अपने इंटरव्यू में बताया अपने नाज़रीन को कि जिंदगानी है, और पानी अगर बंद किया जाए, लोगों की जिंदगी छीननी शुरू की जाए, वो सिर्फ गोली बम बारूद से नहीं छीनी जाती है जिंदगी, लोगों को किसी और अंदाज में भी छीनी जाती है जिंदगी, और वो है पानी बंद करना। तो इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 51 भी है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, और आर्टिकल 24 भी है इसमें यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। डॉक्टर साहब, हमें तो अपने हिसाब से इस पे रीनेगोशिएट करना चाहिए था कि भाई 3 दरिया जब उनको दे दिए तो हमारे 3 दरियाओं में से 20% पानी वो क्यों लें? अब उसी को बेस बुनियाद बना के वो क्या कर रहे हैं कि जी जो दरिया चनाब में जो नहर जाती थी उससे जो नहर ले रहे थे, तो अब उससे वो उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कोई नई बात नहीं है ये, पहले भी उन्होंने किशन गंगा की ऊंचाई को 45 फीट बढ़ा ली, उससे पहले उन्हें रैटल डैम पे इन्होंने ये हरकत की। हम गए हुए हैं उस मामले में, इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें हम गए हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा तातुल वाली और बहुत ज्यादा उसमें हियरिंग वगैरह के लिहाज से जो स्टेजेस हैं उसमें टाइम लग जाता है। अब एक नया चैप्टर खुल गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद, तो उसके बाद हमने बिल्कुल रेड लाइन इसको डिक्लेयर कर दिया है और बता दिया है कि हम क्या करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने नीलम जैलम पे अटैक किया है, हम चाहें तो आपके तमाम पानी के जखायर पर हम भी कर सकते हैं। और तो इस लिहाज से अभी आर्टिकल जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का चैप्टर 7 के तहत हम मूव कर सकते हैं, और उसमें आर्टिकल 39, और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये, क्योंकि इंडिया पहले अमेरिका इसको वीटो करता था, इस दफा उसके चांसेस कम है। अगर ये रेजोल्यूशन मूव हुआ, दुनिया भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, और एहतमाल है कि ये रेजोल्यूशन मूव होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत तो काफी इसमें ताखीर हो सकती है, लेकिन अगर चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन मूव किया जाए, और जो कि हो सकता है ऐसे मामलात में, वो है 39 आर्टिकल के, जिसके तहत वो दोनों इंडिया को पाबंद कर सकते हैं कि आप इसको जैसी अपनी असली हालत में रखें जब तक कि इसका फैसला न कर दे ट्राइब्यूनल जो है वाटर इसका वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, अभी आते हैं इसके ऊपर मजीद भी। अहमद, मुझे जरा ये बताइए कि ये जो एक तो आपकी असेसमेंट, क्योंकि आपने उनके मीडिया को भी फेस किया और जिस तरीके से वहां पर तूफान बदतमीजी था उसको फेस करते हुए आपने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, फिर हमारे साथ भी आपकी बातचीत होती रही। अभी आपको लग क्या रहा है कि जो उनका मीडिया है उसकी हालत क्या है, और इस वक्त नरेंद्र मोदी की हालत इटसेल्फ क्या है? जो राहुल गांधी हैं जो सवाल उठा रहे हैं
और जयशंकर साहब बड़े जबरदस्त किस्म के डिप्लोमेट समझे जाते थे कि जी वो सफीर भी रहे चीन में, और 2009 से 13 उसके बाद ऑनवर्ड्स उन्होंने वजीर खारजा के तौर पर भी बड़े उनके मुताबिक कारनामे दिखाए। लेकिन ऐसा बयान देना जिस पे सब हैरान है कि भाई हमने पाकिस्तान को बताया कि हम वहां कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो हाथ बांध के बैठे रहे, तो अब उस पे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो योर थॉट्स ऑन ऑल दैट? देखें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसमें जो हिंदुत्व का नजरिया है, जो आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसको पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। और ये मिसकैलकुलेशन थी जो पूरी बीजेपी ने, और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुत्व का, जिसमें मोदी, नरेंद्र मोदी, मोहन भगवत, आरएसएस, जयशंकर, रजत कुमार डोवल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये लोग शामिल हैं, वो जिस नजरिए पे चल रहे थे उसको पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान के बारे में जितना इनका रिटोरिकल, जितना इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था कि हम पाकिस्तान से इतने स्ट्रांग है और हमारी इकोनॉमी में ये पावर है और हमारी मिलिट्री की ये पावर है, वो कहते हैं जब तक जंग नहीं होती ना तो सारा रिटोरिक ही रहता है। जंग के अंदर पता चलता है कि उस रिटोरिक में सब्सटेंस कितना और पावर क्या है। तो जब वॉर मशीन आमने सामने आई हैं तो उसके बाद आपने क्लियरली देखा कि पैनिक इनके अंदर कितना ज्यादा है। इनकी जो फिक्शन, जो फिशर था पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा कि पाकिस्तान के जितने डिवाइड्स थे वो हर गए, कंप्लीट होना शुरू हो गए, पूरी कौम एक पेज पे आ गई, फौज के पीछे खड़ी हो गई। इंडिया में ऑन हैंड आपने देखा कि डिवीजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, चाहे इनके अंदर इंसर्जेंसीज या फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए 120+, चाहे इनकी फौज के अंदर बगावतें हो, चाहे इनका पॉलिटिकल फिशर्स हो। आपने देखा है कि कांग्रेस किस तरीके से, वो कहते हैं डैगर उन्होंने डाला हुआ है बीजेपी के अंदर और बस उसको ट्विस्ट करते चले जा रहे हैं। मतलब हर दूसरे दिन कांग्रेस जो है वो एक नया इल्जाम इनके ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस की जो इनफाइट है वो इतनी शदीद हो चुकी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी शशि थरूर के ऊपर जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं कि उसको उन्होंने वहां पे भेज दिया, ये शख्स इस काबिल नहीं था, और उसके ऊपर जो पर्सनल अटैक्स और वो सारा कुछ हुआ है, आप इमेजिन करें। सो कि आपको पैनिक और वॉर के अंदर, इनके अंदर केओस नजर आ रहा है, बिकॉज क्लियरली दे वर नॉट रेडी फॉर दिस वॉर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप जयशंकर की स्टेटमेंट भी देखें कि वो अपना जो इनका गिरता हुआ इमेज है उसको सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मजीद इनके खिलाफ चलता चला जा रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि इंडिया एक और अटैक कर सकता है या नहीं, जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी नाकिस राय है, जो मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो इनका पॉलिटिकल रिटोरिक है, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे मोदी हो, जो इंटरनल इनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इन पे प्रेशर है, जिस तरीके से पूरी दुनिया की जो वेस्टर्न वॉर इंडस्ट्री है वो इनको प्रेशराइज कर रही है, आई पर्सनली थिंक कि अगर अगले 15 से 20 दिन में, यानी ईद उल अजहा से पहले, उसके अराउंड इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक और मिस एडवेंचर नहीं करता तो इट वुड बी अ मिरेकल। बट बेस्ड ऑन व्हाट? जो मैंने बताया आपको, जो असेसमेंट है इस वक्त ग्राउंड की जो सिचुएशन है, मोदी अगर एक हद से ज्यादा वेट करता है तो जो इनके अंदर बगावत हो चुकी है बीजेपी में, जो मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, योगी को लेके आने की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जो उनकी ट्रूप्स मूवमेंट है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज इस वक्त पूरी दुनिया में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनके पॉलिटिशियंस के बयानात हैं, जो जयशंकर ने, राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है, जो मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ, अगर ये एक हद से ज्यादा डिले करते हैं तो मोदी के खिलाफ इतनी ज्यादा सेंटिमेंट इस वक्त विद इन बीजेपी एंड विद इन द इंडियन पार्लियामेंट है कि मोदी को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेट मी टेक द आंसर ऑफ दैट। बिलाल साहब, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा? मैं किस लिए समझ रहा हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा? एक तो अमेरिका की इंटरवेंशन, वो तिजारत की जो बात की, और दूसरा ये कि जंग रुकवाने में जो रोल प्ले किया, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर आपके पास सबूत कोई नहीं थे लेकिन आपने कार्रवाई की, और उसके ऊपर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान ने कहा कि जी, जब सवाल पूछा गया तो कहा कि इट्स एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नंबर 2। तीसरा, जो एम्बेरसमेंट हुई और उसके बाद ये उनकी जानिब से कहना कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, अब आगे देखेंगे, मतलब खुद तो वो अपने आप को यही कहेंगे ना, उसके बावजूद अभी किन ग्राउंड्स पे, जैसे कि अहमद कह रहे हैं कि कार्रवाई वो दोबारा से कोई ऐसी हमाकत कर सकता है? देखिए, बात ये सती साहब, ग्राउंड्स की तो पहले कौन से ग्राउंड थे? तो ग्राउंड तो मैटर नहीं करते। आलमी सपोर्ट चाहिए थी, वो नहीं मिली। देखिए, मैं बताऊं सती साहब, देखिए बात ये, आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि आप, एंड यू गॉट एनालिस्ट्स एंड नेचुरली आई थिंक दे कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस ऑन व्हाट मे और मे नॉट हैपन। बट मेरे ख्याल से बुनियादी चीज़ जो हुकूमती सतह पर है, बिकॉज आई एम हियर, वो ये है कि जिस तरह पहले था कि
कि यू वर्क एंड होप फॉर द बेस्ट बट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो हमारी तो एक रेडीनेस रहनी चाहिए फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। आज भी अगर आप देखें तो मिलिट्री वॉर में हमारी फतह के बाद एक सीज फायर तो है, मगर एक इंफॉर्मेशन या डिप्लोमेटिक जंग तो रोजाना की बुनियाद पे जारी है। जी जी, देखिए अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो एक एनवॉइस का भी तयन किया है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में जा रहे हैं और उनकी सरबराही में और दीगर और लोग हैं। तो बेसिकली एक डिप्लोमेटिक जंग तो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर खड़े हैं, हमने इस पूरी एपिसोड में एक भी मिस स्टेप नहीं लिया, इसलिए कॉन्स्टेंटली हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है टू प्लीड। बट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे डिप्लोमेटिक सतह पर भी और इंफॉर्मेशन सतह पर भी झूठ का मुकाबला सच के साथ कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है, बिकॉज इट्स एन एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो वो तो हम जारी रखेंगे, मगर देखिए वी हैव टू आई थिंक कॉन्स्टेंटली रिमेन ऑन अलर्ट। और आई थिंक जिस तरह के हम जब से पहलगाम का वाकया हुआ और हमें उस दिन से समझ आ गई कि ये अब इसको किसी मिस एडवेंचरिज्म के लिए ये जवाब बना सकते हैं, उस वक्त से जिस तरह की रेडीनेस रही है, मेरे ख्याल से आज भी हमारी रियासत की रेडीनेस, अगर किसी का ये ख्याल है कि सीज फायर के बाद उस रेडीनेस में कोई रिलैक्सेशन आई है या किसी भी किस्म की कंप्लेसेंसी आई है, तो मेरे ख्याल से लोगों की खाम ख्याली है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो अपोजिशन का एतराज है कि जी कुछ बंदे जो है वो उधर से भी ले लेते हैं आप, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो दोनों साइड पे होते हैं जो कि देखिए बात ये है, हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान, आप सब पाकिस्तानी है ना जी, तो आप अपनी सतह पर अगर आप ये एक हुकूमती वफ्त है, हुकूमती वफ्त है जी, हुकूमती वफ्त में हुकूमती लोग होंगे और हमारे एलाइज हैं साथ, तो उसमें अगर आप इसमें पार्लिमानी वफ्त हो जाता है। नहीं आप उसके अलावा आप जाके करें, आपको कोई रोक तो नहीं, अलग से जाके करें, लेकिन अंडर द बैनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इट वुड हैव बीन बेटर। मेरे ख्याल से अब जाके नहीं, आप जाके एज अ पार्टी आप किरदार अदा करें, वो वाला काम ना करें जो आरिफ अलवी साहब ने पहलगाम से हफ्ता 2 हफ्ते पहले जाके CNN पे किया था। वो दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दैट वाज द पोलर ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी नीड। मगर आई थिंक कि आप सब अपना किरदार अदा कर सकते हैं और जो उनकी से है वहां पर जो लेवरेज है उसको यूज करें, जी आप जरूर हेल्पिंग पाकिस्तान, और हम उसको बिल्कुल जी हर कोई पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करे। तो देखिए जी रेडीनेस इज देयर, I think we should expect anything can be expected any day, and I think हमारी रियासत, हमारी अफवाज इसी माइंडसेट के साथ we stand ready for any eventuality। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अब ये जरा फरमा दीजिएगा, जो कमेटी बनी है आपके इसमें क्या टेक है कि सही है, मजीद लोग शामिल होने चाहिए, ऑपोजिशन को नुमाइंदगी मिल जानी चाहिए, और वो भी इस बुनियाद पे कि सब पाकिस्तान का केस प्लीड करेंगे इंटरनेशनली जाके, और जितने हों उतने द मोर द मेरियर। आपका क्या लगता है, आपको क्या असेसमेंट है इस पे? वतन अजीज में मैं वो शख्स हूँ जिसने शशि तरूर को भी काम करते हुए करीब से देखा है और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर होने से पहले 21 साल की नवंबरी में भी उनको मैंने ले गया था, जीन्स की ट्राउजर उन्होंने पहनी हुई थी, और यूके के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यूएई में जब मैं सफीर था, तो वहाँ उनको एक इनफॉर्मल सी मैंने मीटिंग कराई, 17 पॉइंट लिख के दिए थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसको निभाया, और वो मुझे अंदाजा होता था फिर कि यस इसमें पोटेंशियल है, और उन्होंने बाद में ये फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे देखिए होना क्या चाहिए और होता क्या है। रहा सवाल कि बाकी मेंबर्स का बेहतर मेंबर्स हो सकते थे, क्योंकि अगर शशि तरूर कांग्रेस यानी अपोजिशन का होने की हैसियत से अगर इंडियन डेलीगेशन में जा सकता है, तो यहाँ से ये मेरा मौक़िफ़ है, तो यहाँ से भी ऐसा हो सकता था। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हुकूमती लोग हैं, हुकूमती हमनवा और हुकूमती लोगों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो जब वहां जाके बोलते हैं बाहर की दुनिया में तो उनकी फ्रिक्वेंसी में बोलते हैं, उनके पीछे CNN भागता है, उनके पीछे अल जजीरा भागता है। इस किस्म के डायनामिज्म की हमें जरूरत है, ये हमें कमी रह जाती है कभी कभी, और अगर कहेंगे तो मैं इसका सबूत भी दे दूंगा कि मैंने क्या क्या देखा। तुम उस वक्त तो ये हुकूमत नहीं थी, कोई और थी, लेकिन मैंने क्या क्या देखा। हमारी जो जाती हैं डेलीगेशन इस दफा तो कदरे बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर इस तरह हो सकता था कि हमारी वो जो टेक्नोक्रेट्स जो शामिल किए गए हैं अच्छे हैं, लेकिन हमारी उस फ्रीक्वेंसी के, उस टोन के, उस टेक्सचर के, उस एक्सेंट के, बिलावल को देख लें, वो उसमें है, वो उसमें वो जान है। लेकिन अगर आप तकाबली जायजा लें बिलावल का और शशि तरूर का, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो बहुत करीब से मैंने 9.5 साल खिदमत अंजाम दी है, तो उसमें जो डेप्थ है शशि तरूर में, वो इस उम्र के बंदे में जरा आना मुश्किल होती है। कोई थिंक टैंक के लोगों को भेजना चाहिए, अगर नहीं भेजा तो अभी भेज दें, ताकि बिलावल को डेली तैयार करें, और डेली तैयार करके, क्योंकि दुनिया भी देखेगी जहां जहां हम जाएंगे। आपने बात कहा ना कि इंडिया अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, डीजी हमारे ISPR कहते हैं कि हाँ इट कैन फ्लेयर अप एनी टाइम, और इस वक्त जो दुनिया में
इस वक्त राय अम्मा हमवार की जा रही है इंडिया की तरफ से, वो क्या की जा रही है मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजिए के मुताबिक, मेरे पास इंडिकेटर्स हैं कि मैं इसको आर्गूमेंट को मजीद डेवलप कर सकूं आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो, वो ये है कि जहन साजी के बाद इंडिया लोगों को अश्योर कराना चाह रहा है दुनिया को कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, बात आप पाकिस्तान को कंट्रोल करें, हमने ये करना ही करना है। तो इस किस्म की बात हो सकती है और उसके लिए जैसा कि बताया है हुकूमती नुमाइंदे हमारे मिनिस्टर, तो उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी बिल्कुल चलिए ठीक है, इस पे मैं आऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अहमद मुझे जरा ये बताइएगा कि एक वो इनकी जो वॉर मॉन्गरिंग जो सोच है, या वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मजदाक, हमने मिसाइल फायर किया अल-फतेह 1 अल-फतेह 2 और हमने बता के किया, हमने रात के अंधेरे में नहीं किया, सुबह सवेरे किया, फजर की अजान के बाद किया। उसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था और वो जी हमने S-400 जो और जो हमारे सिस्टम्स हैं उनसे हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ये किया था, एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किया। भाई जब हमारे इन मिसाइल्स की अगर हमें फायर करना होता तो हम गजनवी कर देते, हमें फायर करना होता तो हम बाबर क्रूज मिसाइल फायर कर देते, और इतने ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थे। हमें शाहीन जो कोई एक लॉन्गर रेंज वाला मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, हमें क्या जरूरत है उसको फायर करने की, और वो भी कन्वेंशनल यूज के लिए। योर थॉट्स ऑन दैट सर? देखें बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनके मीडिया का एक और वो एक फॉल्स क्लेम है। जिस तरह इन्होंने लाहौर में सी पोर्ट बना दी थी उसी तरह का एक क्लेम ये भी है, और इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो रियलिटी। जब शाहीन एक्चुअली जब फायर होता है या इंटरसेप्ट होता है तो आपके पास प्रूफ होता है, आपके रेडार के ऊपर चीजें आती हैं, आप एविडेंस को सामने लेके आते हैं, आप टीवी पे एक सोशल मीडिया उसको आप डिग इन करें ना, जो उन्होंने ये सारा ये स्टोरी जहां से ब्रेक कर रहे हैं, तो एंड पे जो उसकी सोर्स है वो एक सोशल मीडिया पे एनोनिमस अकाउंट ने पोस्ट किया हुआ है। So, अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका जिसके पास 200 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका को ना पता चलता कि एक मिसाइल जो है वो स्पेस में जाके वापस आ रहा है और वो पता ना चलता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि अगर शाहीन फायर हुआ होता तो पूरी दुनिया को पता होना था कि फायर हुआ है, आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं होनी थी। लेकिन अगेन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा का प्रिंसिपल है, 20% आप प्रोपेगेंडा में झूठ बोलते हैं, 80% आप सच बोलते हैं। ये इंडिया का वाहिद मीडिया है जिसका 100% प्रोपेगेंडा जो होता है वो झूठ के ऊपर मबनी होता है, कोई फाउंडेशन नहीं होती इसकी। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो रियलिटी, इस पे बिल्कुल तवज्जो देने की भी जरूरत। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन करम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। एक और मसला जिसके ऊपर अब हमने बात करनी है वो है पानी का। पानी के ऊपर मैं शुरू में अपने इब्तिदाई में भी बात कर चुका हूं कि पानी जिंदगी है, और जाहिर है कि जो भी डिप्लोमेसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होनी है, और जो वेस्टर्न पावर्स जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर चाहते हैं, जिन्होंने जंगबंदी के हवाले से सबसे पहले ट्वीट भी किया था, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि इसको सॉर्ट किया जाए। बिलाल साहब, ये जो इशू है, यानी कि एक कैनाल है जिसके बारे में बता रहे हैं कि रणबीर कैनाल है, उसको उसकी लेंथ तो एक तो बढ़ाई जाए, और दूसरा ये है कि उसको इस तरह से किया जाए कि अभी उस पे से जो पानी निकलता है वो तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से जाता है। अब वो चाह रहे हैं कि जब उसको बढ़ा देंगे तो 150 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी जाएगा। अब उसमें इशू क्या है? उसको बनने में कुछ अरसा लगेगा। इशू उससे ये है कि पहले कुछ लोग कहते थे कि जी पानी रोका नहीं जा सकता, हिंदुस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, लेकिन बगलियार किस टाइम पे और बाकी किशन गंगा के टाइम पे उन्होंने किया ये है कि उन्होंने जो कैनाल्स और इस तरह से जो है टनल्स बना के पानी को डाइवर्ट करने का सोचा है। तो दैट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान। क्या करें इस हवाले से? अब देखिए बात ये सती साहब, वो कैनाल बनाएं जो मर्जी करें, बात तो बड़ी सादा है ना कि अगर हमारे यहाँ फ्लो ऑफ वाटर में रिडक्शन आएगी तो हमें तो उस चीज से गर्ज है। एंड सो वी ऑलरेडी, आपको NSC की प्रेस रिलीज में भी याद है, एट दैट टाइम वी सेड कि इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। सो देखिए ये इस बारे में तो हमारा मौक़िफ़ है, आई थिंक एक लीगल पोजीशन भी बड़ी क्लियर है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। तो वो तो जी देखिए, बाकी जहाँ तक बात है, एक हमारे पास लीगल रिकोर्स तो है फॉर इफ दिस थिंग इंडिया अगर हमेशा इस पे आगे बढ़ता है या किसी भी तरीके से हमारे इस हक को सॉल्व करता है, इसमें तो जीरो टॉलरेंस होगी ना जी। मगर इसमें दो बातें हैं, एक तो लीगल रिकोर्स है, वो तो हमारे पास होगा ही दुनिया में। एक्ट ऑफ वॉर जब आप कहते हैं, नहीं मैं आपको सिर्फ बता रहा, जो NSC की प्रेस रिलीज थी, देखिए ना कि आप हमारे 24-25 करोड़ गवां की पानी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उस पर फिर समझौता तो नहीं हो सकता ना। तो बहरहाल हम अभी बिकॉज वी आर इन अ सीज फायर, और आगे अगर ये सैनिटी की प्रिवेल करने का ग्राउंड बनता है तो अच्छी बात है। लेट्स सी, लेकिन मैं जिस तरह से उनकी सोच की बात कर रहा हूं,
जो आप कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर, तो उसके अंदर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी होते हैं कि अगर फर्ज करें कि क्या है उसके अंदर कि पानी उन्होंने इतना रोका तो प्रीएम्प्टिवली हम स्ट्राइक्स करेंगे, हम क्या करेंगे? आई कांट स्पेकुलेट ऑन दैट एट द मोमेंट। आई थिंक मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब पहलगाम के वाक़े के बाद और उसके बाद एक बेसलेस एलिगेशन पे पाकिस्तान के बाद जब इंडिया ने वो ऐलान किया था पानी के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्डिंग इन अबेयंस के हवाले से, तो एनएससी की प्रेस रिलीज आई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी चेयर की थी, अफवाज सारी हमारे सरबराहान मौजूद थे, कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे। उसके बाद जो हमारी हुकूमत का रियासत का एक मौक़िफ़ आया था वो आपके सामने, तो दैट शोज द सीरियसनेस विच वी टेक दिस। तो ये तो अगर कल हुआ मामला, अगर उन्होंने किया तो हमारे पास तो देखिए फिर देन ऑल ऑप्शंस विल बी अवेलेबल। एक लीगल रिकॉर्स होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी में है कि नो वन कैन होल्ड दिस ट्रीटी इन अबेयंस। दूसरा ये है कि फिर देखिए फिर हमें ये तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की जुमरे में आएगा। और देखिए जहाँ तक बात है फ्रेंकली आई मीन हम इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करें, बदकिस्मती से हमने देखा है कि जितनी डिटीरिएशन इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की अब है कभी भी नहीं थी। तो इसलिए वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। इसकी सलाहियत और अज़म और हमने प्रूव किया अभी, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का मौका आएगा तो प्रूव करेंगे। मगर देखिए अभी जो सीज फायर अचीव हुआ है, अगर आज भी उसकी बुनियाद पर हमारी इस अहम राइट के ऊपर एक सेन रेजोल्यूशन निकल आती है तो और इस तरह की चीज़ का एक परमानेंट हल आगे निकलता है तो अच्छी बात होगी। बट मगर एज आई सेड, we are as a state, as a country, as the armed forces of this country, everyone is ready for all eventualities. ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अब जो यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं, मिसाल के तौर पर ये पानी का मैंने बताया कि वो किस तरीके से प्लान किया है। देयर इज अ मेथड टू देयर मैडनेस। ठीक है कि एक तो होता है आपने पानी रोक दिया तो वो तो एक अलग सी चीज है, वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन डाइवर्ट करने पे वो एक अरसे से काम कर रहे थे। अब ये जो हमारे ये लोग जाएंगे तो आपके ख्याल में इनका मैंडेट क्या होगा? ये पहले भी जाते रहे अपनी अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ये वहां पर क्या बात करेंगे और फिर इनका रोल क्या होगा और फिर ये किस चीज को हम समझेंगे कि अभी भी वो अबेयंस में है, लेकिन कब ऐसा होगा जब हम समझेंगे कि जी इनफ इज इनफ और अब हमें कुछ प्रीएम्प्टिवली कुछ करना पड़ेगा? देखिए, मैं इस पे आपको चंद इंटरनेशनल लॉ कोड कर देता हूं और फिर इस पे अपनी वजाहत कर देता हूं। आपके सामने हुकूमती नुमाइंदे ने तो आपको बता ही दिया है कि हुकूमत का रिजॉल्व किया है और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पॉइंट्स आ गए हैं और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स जो है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के उसमें बेशतर चीजें हिस्सा बन चुका है। अब आ जाते हैं कि ये गलत हुआ या सही हुआ जो इंडिया ने किया। गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? इंटरनेशनल लॉज पे कहता है गलत हुआ। क्यों कहता है लॉ गलत हुआ? इसलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में हेल्ड इन अबेंस का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई ट्रीटी का कोई शिक अगर अबेंस में रखा जाए या सस्पेंड किया जाए तो उसके लिए जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 42 है जिसके तहत पूरा प्रोसीड करना पड़ता है। कहेंगे तो मैं इसकी पूरी वजाहत कर दूंगा। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम आपको सुन नहीं पा रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो फैक्टर ये है कि इस मामले पर हम इंडियन जो एग्रेशन है जाहिर आ भी जा रही है तो उनकी जा रही है, और एक प्लान उनका ये भी था कि वो पानी पाकिस्तान का रोक दें। अब पाकिस्तान का 80% जो है वो इंडस वाटर पर रिलाई करता है, यानी कि जो सिस्टम है इस पर रिलाई करता है। इस पे मैकेनिज्म आपके ख्याल में क्या होना चाहिए और ट्रंप आपको लगता है कि इस हवाले से कोई अहम रोल प्ले कर पाएंगे? उनसे दोबारा कॉल करें जी, उनसे दोबारा कॉल किया जाए। जी डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आ चुके हैं, वी कैन हियर यू सर। जी सुन सकते हैं? बेहतर। मैं जरा अहमद से जवाब ले लूं, अहमद से जवाब ले लूं जरा। दैट्स राइट जी, दैट्स राइट। जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि इसमें देखिए हमें जो इस वक्त जो दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर इन प्लेस है वो न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है। वो जो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वो कोलैप्स कर चुका है। ओके आप जहां तक ट्रीटीज की बात कर रहे हैं या इसमें जो गारंटर्स की बात कर रहे हैं, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उससे बड़ी जो ट्रीटी और रेजोल्यूशंस थी और बड़ा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कश्मीर को लेके थी, जो 370 और 35A को। जब उन्होंने उसको नहीं माना और यूएन की बॉडी को वहां से उन्होंने निकाल दिया दिल्ली से, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके जो गारंटर्स हैं और उनका स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस दुनिया में चेंज हो चुका है। इस वक्त जो इंडस वाटर ट्रीटी, या उसको हम आसान अल्फाज में अगर ये कहें कि जो चीज हमारा सबसे बड़ी गारंटी है कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोकेगा, वो आउटवर्ड नहीं है, वो अमेरिका नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो रशिया नहीं है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, वो पाकिस्तान की अफवाज है। और इन अफवाज की कैपेसिटी कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं वो गारंटी करेगी
करेगी कि इंडिया हमारा पानी रोकेगा नहीं रोकेगा। और या जैसे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और जब ये होगा तो ये जो आपने कहा कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान या क्या करेगा, वो एक घंटे आधे घंटे के अंदर सिचुएशन एनालिसिस। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि राइट नाउ द आई मीन जून इज अबाउट टू स्टार्ट, अभी टेम्परेचर्स आर सब जीरो इन लद्दाख और उन एरियाज में। इंडस में अभी पानी इतना नहीं है, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जून के वस्त में पानी आना शुरू हो जाएगा और फिर दिस थिंग इज गोइंग टू हीट अप। फिर हमें अंदाजा होगा कि पानी कितना आ रहा है, कितना रोका जा रहा है, कितना डाइवर्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपकी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, जब हमारा फ्लो रुकेगा तो उस वक्त हर ऑप्शन टेबल पे होगी। ओके, preemptive strike in itself, there are 130 types of preemptive strikes. yes, तो हर ऑप्शन टेबल पे होगी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के अलावा भी जितनी भी ऑप्शन है सब टेबल, कोई ऑप्शन खत्म नहीं होगी। दूसरा जो बेसिक बात है वो ये है कि वो पानी इंडस वाटर ट्रीटी का रोकना उनका मकसद नहीं है, मकसद उनका इससे बड़ा है। मकसद पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन है, उसका एक एकदम है कि वो पानी को रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इस लार्जर पिक्चर को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि उसी तरीके से डिजाइन इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, मुख्तसरन सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रंप साहब रोल प्ले कर रहे हैं, अब जाहिर है कि काफी सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शुक्र है कि उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन साथ में उनकी एक सपोर्ट इसराइल के साथ भी अनलिमिटेड सपोर्ट है और इसराइल जो है वो अलाइंड है इंडिया के साथ। तो हाउ वुड दैट सर्व पाकिस्तान इन द लॉन्गर टर्म, अगर कश्मीर डिस्प्यूट की बात जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के तनाज़ुर मुख्तसरन सर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस लैंडस्केप के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के तनाजुर में ये सवाल आपका आ गया, लेकिन इसका मैं मुख्तसरन जवाब देके एक दो लाइन वो तशनगी रह जाएगी जो पहले गुफ्तगू हो रही थी इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। उसमें बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, आपको 30 सेकंड उसके बाद मैं लूंगा। हाँ, रहा सवाल के इसराइल इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड अमेरिका इज इसराइल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके लीडर कह चुके हैं। लिहाजा ये हकीकत है कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में इजराइल से तो वो हमेशा तोली जामन का साथ रहेगा। रहा सवाल कि इंडिया जो कि उनका अलाई है और जो उनके अलायंस का एक हिस्सा है, इंडिया को किस तरह वो छोड़ सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं जरा बिलाल साहब से जवाब ले लूं। बिलाल साहब, आपके थॉट्स क्या हैं ट्रंप की इसमें इन्वॉल्वमेंट और फिर इसराइल इंडिया फैक्टर? देखिए बात ये कि अब देखिए वी हैव टू यकीनी, ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज से पर अमेरिका से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एग्री करते हो, ठीक है, मगर वी अप्रिशिएट द रोल दे प्लेड इन दिस सीज फायर। और अगर वो एक किरदार अदा करते हैं यहाँ पे सैनिटी प्रिवेल करवाने के लिए हमारे खत्ते में, हम उसको वेलकम करेंगे जी। तो टू दैट एक्सटेंट आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखा, अप्रिशिएटेड द रोल एंड वी इफ दे प्ले अ रोल लाइक दिस वी वेलकम इट। थैंक यू सो मच बिलाल अजहर कियानी साहब फॉर योर टाइम जी। साथ ही साथ जमील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अहमद आप भी हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान तैयार है। जाहिर है कि दिफाई महाज पे हमने भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी कि भारत के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और अब सिफारती महाज पर पाकिस्तान का एक जाहिर है कि एक नया चैलेंज है पाकिस्तान के सामने। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान का एक वफ्द जाएगा, और आई एम श्योर कि जो बाकी लोग हैं जिनका अपना इन्फ्लुएंस है, जो ऑपोजिशन भी है, वो लोग भी जाके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन भारत से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और पाकिस्तान वैसे भी तैयार है, लेकिन पानी के मामले पर पाकिस्तान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और ना ही करेगा, और उसके लिए पाकिस्तान ने क्लियरली ये चीज बयान भी कर दी है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।